नमस्कार। हमारे खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और मेरे साथ है मेरी सहयोगी बीना। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की सुर्खियां। राजस्थान और तेलंगाना में विधानसभा के लिए चुनाव प्रचार चरम पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के करौली, कोटा और अंता में जनसभा को किया संबोधित। पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा ऐसा कोई पेपर नहीं जिसे कांग्रेस ने बेचा नहीं। कांग्रेस सरकार पर लगाया युवाओं के सपनों को तोड़ने का आरोप। बीजेपी की ओर से अमित शाह और जेपी नड्डा की राजस्थान में रैलियां और रोड शो। बल्लभनगर में राहुल गांधी ने भी किया जनसभा को संबोधित। कांग्रेस ने राजस्थान में जारी किया अपना चुनावी घोषणा पत्र, जनता से किए कई लुभावने वादे। राजस्थान में कांग्रेस की ओर से विज्ञापन छपवाने के दौरान मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने की चुनाव आयोग से शिकायत। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, कांग्रेस पार्टी हमेशा राजनीति में अपनाती है अनैतिक आचरण। प्रधानमंत्री मोदी ने आज फिर उत्तराखंड के सीएम से की फोन पर बात। पीएम ने कहा, श्रमिकों को सुरक्षित निकालना सर्वोच्च प्राथमिकता। बचाव अभियान को लेकर सूचना प्रसारण मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी। टेलीविजन चैनलों से बचाव अभियान को सनसनीखेज बनाने से बचने की दी सलाह। भारत ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों के बीच दिल्ली में फॉरेन मिनिस्ट्रियल फ्रेमवर्क डायलॉग का आयोजन। आतंकवाद समेत कई क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर हुई चर्चा। और 2026 फीफा विश्व कप क्वालिफायर्स में आज भारतीय फुटबॉल टीम के सामने मुश्किल चुनौती। ग्रुप ए में दूसरे दौर के मुकाबले में आज भारत का सामना कतर से। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। राजस्थान में प्रधानमंत्री की लगातार चुनावी जनसभा जारी है। करौली में प्रधानमंत्री ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान की जनता को कांग्रेस के झूठ से सतर्क रहने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ झूठे वादे ही किए हैं। वहीं प्रधानमंत्री ने कोटा की चुनावी रैली में पेपर लीक का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई पेपर नहीं जिसे कांग्रेस ने बेचा नहीं। पेपर माफियाओं का लालच युवाओं के सपनों पर भारी पड़ा है। सपनों को कांग्रेस सरकार ने तोड़ा है। वहीं प्रधानमंत्री ने पीएफआई को लेकर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि पीएफआई एक आतंकी संगठन है और भारत सरकार ने उस पर प्रतिबंध लगाया है। लेकिन राजस्थान कोटा में पीएफआई का जुलूस पुलिस बंदोबस्त के साथ निकाला गया। ये बताता है कि राजस्थान सरकार आतंकियों से डरती है। वहीं इससे पहले पीएम ने आज बारां के अंता में एक जनसभा की। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस की तुष्टीकरण और परिवारवाद की नीति को राजस्थान के विकास में बड़ी बाधा बताया। प्रधानमंत्री ने तीज त्योहार पर होने वाले दंगों पर सवाल खड़े किए। उन्होंने राजस्थान की कांग्रेस सरकार द्वारा दंगाइयों को सम्मानित करने के आरोप लगाए। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने राजस्थान के सीकर जिले के नीमका थाना में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। अमित शाह ने गहलोत सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि राजस्थान को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया गया है। और वहीं सीकर जिले के धोद विधानसभा में आयोजित विजय संकल्प सभा को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संबोधित किया। उन्होंने गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ मकान बनाए गए, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आपके 9 लाख मकान रोक लिए।
इस सब के बीच कांग्रेस ने 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में पार्टी ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया है। इस अवसर पर सीएम अशोक गहलोत, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सचिन पायलट, प्रमोद तिवारी समेत कई नेता मौजूद रहे। कांग्रेस ने मतदान के 4 दिन पहले जारी किए गए घोषणा पत्र में मुफ्त योजनाओं के वादों की झड़ी लगा दी। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा की राशि को 25 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए करने, 4 लाख सरकारी नौकरियां, 10 लाख नए रोजगार, किसानों को 2 लाख तक का ब्याज मुक्त कर्ज, एमएसपी के लिए कानून बनाने, 400 रुपये में गैस सिलेंडर समेत तमाम वादे अपने घोषणा पत्र में किए। इसके अलावा जाति आधारित गणना करवाने का वादा भी किया गया है। हालांकि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने यह नहीं बताया कि जनता के सामने किए गए इन मुफ्त योजनाओं के लिए धनराशि का इंतजाम कैसे होगा। कांग्रेस लगातार आदिवासियों को लुभाने के प्रयास में जुटी है। यही वजह है कि हर जनसभा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी आदिवासियों को लेकर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। आज राजस्थान के वल्लभनगर में राहुल गांधी ने एक जनसभा को संबोधित किया और आदिवासियों के अधिकारों को लेकर बड़े बड़े दावे किए। कांग्रेस की ओर से विज्ञापन छपवाने के दौरान मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए आज भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से शिकायत की। प्रतिनिधिमंडल में भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया और कई बड़े नेता शामिल थे। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस ने कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन किया है, जो कांग्रेस की हताशा को दर्शाता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है। ये जो प्रेस काउंसिल ने दिशा निर्देश दिए हैं कि विज्ञापन चुनाव में कैसा होना चाहिए, उसका उल्लंघन है। और हमने चुनाव आयोग से आग्रह किया है तुरंत इसमें कार्रवाई की जाए, एफआईआर किया जाए। और हमने ये भी आग्रह किया है कि ऐसी गलती देश में बाकी चुनाव में नहीं हो, इसलिए इसको थीम बनाकर एक प्रॉपर गाइडलाइन इशू की जाए कि इस तरह का विज्ञापन जो मिसलीडिंग है, जो सच्चाई को छुपाता है विज्ञापन दिखाते हैं न्यूज, वो भी फ्रंट पेज पर, ये गलत है और ये कांग्रेस पार्टी की हताशा का परिचय है। चुनाव आयोग से भाजपा प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात पर केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा राजनीति में अनैतिक आचरण अपनाती है, जैसा उन्होंने राजस्थान में किया। जनता को गुमराह करके वोट लेना लोकतांत्रिक देश में ठीक नहीं है। कांग्रेस पार्टी हमेशा पॉलिटिक्स में अनएथिकल प्रैक्टिस करती है, जैसा उन्होंने राजस्थान में किया। राजस्थान में न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज देके राजस्थान में कांग्रेस की लहर और उसको एडवर्टाइज के रूप में, लेकिन रियल हो ऐसी स्थिति में उन्होंने दिया। मैं मानता हूँ कि डेमोक्रेसी में कोई पॉलिटिकल पार्टी प्रचार प्रसार करे, अपनी बात करे, ये उसका अधिकार है, लेकिन जनता को गुमराह करके वोट लेना मुझे लगता है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में ये उचित नहीं है। और इसलिए आज हमने इलेक्शन कमीशन के सामने हमारी शिकायत दर्ज की है और तुरंत ही उसके सामने एक्शन करने के लिए आग्रह किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी ने अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया है, जो कि निंदनीय है। उन्होंने इसको लेकर राहुल गांधी से माफी की भी मांग की है। राहुल गांधी ने जिस शब्दों का प्रयोग भारत के प्रधानमंत्री के लिए किया है वो अशोभनीय है, अमर्यादित है। राहुल गांधी जी, आपको क्या हो गया है? आप हार की हताशा में इतने परेशान हैं कि भारत के प्रधानमंत्री पर गाली पड़ रहे हैं आप।
हमारे प्रधानमंत्री किस प्रकार से जाकर के खिलाड़ियों के साथ स्नेह करते हैं, उनका मनोबल बढ़ाते हैं, उनके लिए मदद करते हैं। आज भारत की टीम एशियाड में अच्छा कर रही है, ओलंपिक में अच्छा कर रही है, पैरा ओलंपिक्स में अच्छा कर रही है। हमारे क्रिकेट खिलाड़ी ने बहुत अच्छा काम किया, दे प्लेड वेरी वेल। ठीक है, हार जीत होती है, उसको लेकर इस शब्दों का प्रयोग उनके समर्थक पीएम के खिलाफ करें और फिर राहुल गांधी अपने भाषण में हमारे प्रधानमंत्री के बारे में उस शब्द की बात करें। राहुल गांधी माफी मांगे। कांग्रेस की ओर से विज्ञापन छपवाने के दौरान मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए आज भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। इससे पहले राजस्थान के कुछ प्रतिष्ठित हिंदी अखबारों के खिलाफ पेड न्यूज़ छापने का आरोप लगा है। अखबार ने इम्पैक्ट फीचर को पहले पेज पर एक खास राजनीतिक दल के पक्ष में हेडलाइन की तरह दिखाया है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस लगातार कुछ अखबारों के माध्यम से मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट उल्लंघन कर गलत प्रचार कर रही है। पेड न्यूज़ निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के लिए एक बड़ा खतरा है। राजस्थान चुनाव अब अपने अंतिम चरण में है और 25 नवंबर को वहां मतदान होना है, लेकिन कांग्रेस पर कुछ अखबारों में विज्ञापन को पेड न्यूज़ की तरह छपवाने के आरोप लगे हैं। भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की है। भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस ने कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन किया है, जो कांग्रेस की हताशा को दर्शाता है। शुद्ध रूप से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है। ये जो प्रेस काउंसिल ने दिशा निर्देश दिए हैं कि विज्ञापन चुनाव में कैसा होना चाहिए, उसका उल्लंघन है और हमने चुनाव आयोग से आग्रह किया है तुरंत इसमें कार्रवाई की जाए, एफआईआर किया जाए। और हमने ये भी आग्रह किया है कि ऐसी गलती देश में बाकी चुनाव में नहीं हो, इसलिए इसको थीम बनाकर एक प्रॉपर गाइडलाइन इशू की जाए कि इस तरह का विज्ञापन जो मिसलीडिंग है, जो सच्चाई को छुपाता है विज्ञापन दिखाते न्यूज़, वो भी फ्रंट पेज पर, ये गलत है और ये कांग्रेस पार्टी की हताशा का परिचय है। भाजपा प्रतिनिधि मंडल में शामिल केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा राजनीति में अनैतिक आचरण अपनाती है, जैसा उन्होंने राजस्थान में किया। जनता को गुमराह करके वोट लेना लोकतांत्रिक देश में ठीक नहीं है। कांग्रेस पार्टी हमेशा पॉलिटिक्स में अनएथिकल प्रैक्टिस करती है, जैसा उन्होंने राजस्थान में किया। राजस्थान में न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज देके राजस्थान में कांग्रेस की लहर और उसको एडवर्टाइज के रूप में, लेकिन रियल हो ऐसी स्थिति में उन्होंने दिया। मैं मानता हूँ कि डेमोक्रेसी में कोई पॉलिटिकल पार्टी प्रचार प्रसार करे, अपनी बात करे, ये उसका अधिकार है, लेकिन जनता को गुमराह करके वोट लेना मुझे लगता है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में ये उचित नहीं है। और इसलिए आज हमने इलेक्शन कमीशन के सामने हमारी शिकायत दर्ज की है और तुरंत ही उसके सामने एक्शन करने के लिए आग्रह किया है। चुनावों के समय ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में कुछ अखबार अभी भी पेड न्यूज़ को हेडलाइन या दूसरे तरीकों से छापते हैं। ऐसे ही मामले राजस्थान चुनाव में देखने को मिले हैं, जहां कुछ अखबारों ने कांग्रेस के पक्ष में पहले पेज पर हेडलाइन के तौर पर इम्पैक्ट फीचर को छापा है। इस फीचर को देखते ही पता चलता है कि पेड न्यूज़ है, जो वोटर्स को भ्रमित और प्रभावित करती है और साथ ही आचार संहिता का उल्लंघन भी है। वोटर के ऊपर प्रभाव तो पड़ता ही है। अगर आप कोई बड़ी एजेंसी के माध्यम से अपना एडवर्टाइजमेंट करते हैं, फ्री एडवर्टाइजमेंट जो कि न्यूज़ दिखती हो, तो उसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट पब्लिक में पड़ता है और उससे आदमी वोट देने में प्रभावित होता ही है। दरअसल किसी भी पेड न्यूज़ का मकसद वोटर्स को गुमराह करना होता है। इससे पाठक को गलत सूचनाएं प्राप्त होती हैं, जिससे वह भ्रमित होता है। लिहाजा किसी विशेष राजनीतिक दल या उम्मीदवार के पक्ष में माहौल बनता है और चुनाव परिणाम खासा प्रभावित होता है। जाहिर है इससे पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया की उम्मीदों को झटका लगता है और लोकतांत्रिक मूल्यों में गिरावट आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़, दिल्ली। उत्तरकाशी के सिलक्यारा में चल रहे बचाव कार्यों के द्वारा सरकार श्रमिकों का जीवन बचाने की अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता को जारी रखते हुए सक्रिय रूप से लगी हुई है। निर्माणाधीन सुरंग में 41 श्रमिक फंसे हुए हैं।
बचाव अभियान का केंद्र बिंदु इस समय सुरंग का 2 किलोमीटर का खंड है, जिसका कंक्रीट का काम पूरा हो चुका है और जो श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। सुरंग के इस सुरक्षित हिस्से में जहां श्रमिक हैं, बिजली और पानी की आपूर्ति चालू है और खाना और दवाओं सहित आवश्यक वस्तुएं एक 4 इंच के कंप्रेसर पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचाई जा रही हैं। श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए हर आवश्यक उपाय सुनिश्चित करते हुए विभिन्न सरकारी एजेंसियों को तैनात किया गया है, जिनमें से हर एक को उनकी दक्षता और विशेषज्ञता के अनुसार कार्य सौंपे गए हैं। फंसे हुए श्रमिकों का मनोबल बढ़ाए रखने के लिए सरकार लगातार उनसे संपर्क बना रही है। सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के सचिव अनुराग जैन ने रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ऑगर मशीन और तकनीकी सहायता से सुरंग में फंसे श्रमिकों को निकालने की हर संभव कोशिश की जा रही है। सुरंग के सिलक्यारा छोर, बड़कोट छोर और सुरंग के ऊपर और दाएं और बाएं से ड्रिलिंग कर रास्ता तैयार किया जा रहा है। इस सब के बीच उत्तराखंड में उत्तरकाशी टनल हादसे को लेकर पीएम लगातार नजर बनाए हुए हैं। टनल में फंसे श्रमिकों के बचाव अभियान के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। आज फिर एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात की और मौजूदा घटनाक्रम समेत राहत और बचाव कार्यों की जानकारी ली। इस बात की जानकारी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करते हुए बताया कि इस दौरान पीएम को 6 इंच व्यास की पाइपलाइन के सफलतापूर्वक मलबे के आर पार किए जाने और इसके माध्यम से भोजन और अन्य जरूरी सामान श्रमिकों तक पहुंचाने के विषय में अवगत कराया गया। प्रधानमंत्री को सीएम धामी ने जानकारी दी कि श्रमिकों से एंडोस्कोपिक फ्लेक्सी कैमरे की मदद से हुई बातचीत और उनकी कुशलता की जानकारी भी दी, जिसके बाद पीएम ने कहा कि सभी श्रमिक भाइयों को सुरक्षित निकालना सर्वोच्च प्राथमिकता है। और वहीं सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने आज टेलीविज़न चैनलों को एक एडवाइजरी जारी की है कि वो उत्तराखंड के सिलक्यारा में चल रहे बचाव अभियान को सनसनीखेज बनाने से बचें और सुरंग स्थल जहां बचाव अभियान चल रहा है वहां करीब से कोई भी लाइव वीडियो पोस्ट ना करें। ये सुनिश्चित करें कि विभिन्न एजेंसियों द्वारा मानव जीवन बचाने की गतिविधि किसी भी तरह से ऑपरेशन स्थल के पास या आसपास कैमरामैन, पत्रकारों या उपकरणों की उपस्थिति से बाधित या परेशानी न हो। सरकार लगातार संपर्क बनाए हुए है और 2 किलोमीटर लंबी सुरंग वाले हिस्से में फंसे श्रमिकों का मनोबल बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। विभिन्न सरकारी एजेंसियां 41 श्रमिकों की सुरक्षित निकासी के लिए अथक प्रयास कर रही हैं। सुरंग के आसपास चल रहा ऑपरेशन बेहद संवेदनशील प्रकृति का है, जिसमें कई लोगों की जान बचाना शामिल है। टीवी चैनलों द्वारा विशेष रूप से बचाव अभियान स्थल के करीब कैमरे और अन्य उपकरण रखकर ऑपरेशन से संबंधित वीडियो फुटेज और अन्य तस्वीरों के प्रसारण से चल रहे ऑपरेशन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। मंत्रालय ने टीवी चैनलों को सलाह दी है कि वो इस मामले पर रिपोर्टिंग करते समय सतर्क और संवेदनशील रहें, खासकर हेडलाइन, वीडियो और तस्वीरें डालते समय, और ऑपरेशन की संवेदनशील प्रकृति, परिवार के सदस्यों और साथ ही सामान्य रूप से दर्शकों की मनोवैज्ञानिक स्थिति का उचित ध्यान रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को G20 के नेताओं का वर्चुअल शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। इसको लेकर G20 शेर्पा अमिताभ कांत ने प्रेस वार्ता की। G20 घोषणा पत्र में 205 बिंदुओं पर सहमति बनी थी। इन पर अब तक हुई प्रगति का जायजा लेने के लिए ये वर्चुअल सम्मेलन हो रहा है। अमिताभ कांत ने बताया कि प्रधानमंत्री लगभग 2.5 महीने में दूसरी बार वर्चुअल सम्मेलन को संबोधित करने वाले हैं, जिससे ये स्पष्ट होता है कि प्रधानमंत्री G20 लीडर डिक्लेरेशन को लागू करने के प्रति बेहद गंभीर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज ओडिशा के बादाम पहाड़ में 3 रेलगाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
ये 3 नई रेलगाड़ियां बादाम पहाड़ टाटानगर मेमू, बादाम पहाड़ राउरकेला साप्ताहिक एक्सप्रेस और बादाम पहाड़ शालीमार साप्ताहिक एक्सप्रेस हैं। इसके साथ ही राष्ट्रपति ने बादाम पहाड़ रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की भी आधारशिला रखी, जिसे तकरीबन 12.12 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा के मयूरभंज जिले के पहाड़पुर में एक कौशल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया और उसी गांव में SLS मेमोरियल आवासीय विद्यालय का दौरा किया, जहां उन्होंने छात्रों के साथ बातचीत की। स्वच्छ भारत अभियान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए जाने जाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बार फिर समर्पण और संवेदनशीलता सामने आई है। सोमवार को राजस्थान के बीकानेर में एक विशाल रोड शो के बाद प्रधानमंत्री ने रोड शो के मार्ग पर तत्काल सफाई अभियान चलाने का आदेश दिया। पीएम के निर्देश का पालन करते हुए बीजेपी कार्यकर्ता तुरंत हरकत में आए, जिसके परिणाम स्वरूप रात में ही पूरे मार्ग को साफ कर दिया गया। प्रधानमंत्री ने लगातार इस बात पर जोर दिया है कि कार्यक्रमों के समापन के तुरंत बाद रोड शो और रैली स्थलों के मार्गों को भाजपा टीम द्वारा साफ किया जाए। ऐसा ही कुछ इंदौर में भी देखा गया, जहां कार्यक्रम के समापन के कुछ घंटों के भीतर ही रोड शो का मार्ग साफ कर दिया गया। शंकर नेत्रालय के फाउंडर डॉक्टर SS बद्रीनाथ का आज निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक जताते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, दूरदर्शी नेत्र विज्ञान के विशेषज्ञ और शंकर नेत्रालय के संस्थापक डॉक्टर SS बद्रीनाथ जी के निधन से गहरा दुख हुआ। नेत्र चिकित्सा में उनके योगदान और समाज के प्रति उनकी अथक सेवा ने एक अमिट छाप छोड़ी है। उनका काम पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ आज नई दिल्ली में 14वीं विदेश मंत्री स्तरीय वार्ता की। बातचीत में दोनों नेताओं के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी के अंतर्गत सहयोग की समीक्षा की गई, साथ ही आपसी हितों के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान हुआ। वार्ता के बाद दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने प्रेस वार्ता की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वार्ता को बेहद सकारात्मक बताया। विदेश मंत्री ने कहा कि इस दौरान दोनों देशों में छात्रों और प्रोफेशनल्स की अधिक गतिशीलता, इंडो पैसिफिक में आपूर्ति श्रृंखलाओं को लेकर साझा प्रतिबद्धता पर विशेष बातचीत हुई। विदेश मंत्री ने बताया कि दोनों देशों के बीच आतंकवाद के मुद्दे पर भी चर्चा हुई है, साथ ही क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों में पश्चिमी एशिया और मध्य पूर्व की स्थिति को लेकर भी वार्ता हुई। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग ने भी इस वार्ता को दोनों देशों के लिए बेहद सकारात्मक बताया। उन्होंने कहा कि इस दौरान हिंद महासागर क्षेत्र में सहयोग और जलवायु परिवर्तन समेत कई मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। गोवा में चल रहे 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो के तीसरे संस्करण का सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने शुभारंभ किया। क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो पहल युवा शिक्षार्थियों को फिल्म निर्माण के क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने और भविष्य के अग्रणी फिल्म निर्माता और कलाकार बनने के लिए मंच प्रदान करती है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि हमारे युवा इतनी क्षमता रखते हैं कि वो किसी भी ऊंचाई तक जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की भी यही सोच है कि युवाओं को अवसर दिया जाए। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज गोवा में 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के अंतर्गत VFX और टेक पैवेलियन का उद्घाटन किया। इफ्फी में NFDC द्वारा फिल्म बाजार के इतिहास में पहली बार स्थापित VFX और टेक पैवेलियन एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स,
वर्चुअल रियलिटी और CGI के क्षेत्र में फिल्म निर्माण तकनीक में कुछ सबसे गतिशील, गहन और अत्याधुनिक प्रगति का प्रदर्शन करेगा। केंद्रीय मंत्री ने सिने संग्रहालय, अमेजॉन प्राइम और नेटफ्लिक्स के व्यूइंग जोन आदि सहित पवेलियन के विभिन्न खंडों का उद्घाटन और निरीक्षण किया। ठाकुर ने सोनी के फुल फ्रेम सिनेमा लाइन कैमरों के उपयोग को देखा, समझा और 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो पहल के तहत चुने गए युवा फिल्म निर्माताओं के साथ बातचीत की। उन्होंने टेक पवेलियन के बुक टू बॉक्स खंड के तहत चयनित लेखकों के साथ भी बातचीत की। डीडी न्यूज संवाददाता जया सिन्हा ने केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर से खास बात की। उन्होंने कहा कि देश में निर्मित फिल्म और मीडिया सामग्री की प्रतिभा और मात्रा को देखते हुए भारत जल्द ही दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मीडिया और मनोरंजन उद्योग बन जाएगा। अहमदाबाद में केंद्रीय मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने 2 दिवसीय भारतीय वैश्विक मत्स्य सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन का उद्देश्य लाभदायक चर्चाओं, बाजार की जानकारियों और नेटवर्किंग के लिए महत्वपूर्ण हितधारकों को एक मंच पर लाना है। सम्मेलन में 5000 से अधिक प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं। इस बैठक के हिस्से के रूप में मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्र की अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों को प्रदर्शित करने वाली एक विशेष प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया है। इसके अलावा मत्स्य पालन क्षेत्र की 10 परिवर्तनकारी पहलों को विशेष रूप से प्रदर्शित करने के लिए एक खास मंडप भी स्थापित किया गया है। वाराणसी के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तरह ही वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में भी कॉरिडोर बनाने की तैयारी है। कॉरिडोर को लेकर सर्वे का काम पूरा हो गया है। ये पूरा कॉरिडोर 5 एकड़ में बनाया जाएगा। सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कॉरिडोर बनाने की यूपी सरकार की योजना को हरी झंडी दे दी है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर और जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव की बेंच ने आनंद शर्मा और मथुरा के एक अन्य व्यक्ति की जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद आदेश पारित कर दिया है। इससे पहले राज्य सरकार ने कॉरिडोर के विकास से संबंधित योजना अदालत के समक्ष रखी थी। यूपी सरकार ने बताया था कि भक्तों को दर्शन और पूजा की सुविधा के लिए मंदिर के आसपास करीब 5 एकड़ जमीन अधिग्रहित की जाएगी। योजना के अनुसार गोस्वामियों द्वारा की जाने वाली पूजा अर्चना या श्रृंगार में किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। उनके पास जो भी अधिकार हैं वो उनका उपयोग करते रहेंगे। सरकार पार्किंग क्षेत्र जैसी। और आइए इस वक्त आपको सीधे हम जयपुर लिए चलते हैं, राजस्थान के जयपुर, जहां पर प्रधानमंत्री एक रोड शो इस वक्त कर रहे हैं। तो ये सीधे दृश्य आप देख रहे हैं राजस्थान के जयपुर से, जहां प्रधानमंत्री का रोड शो शुरू हो गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने राजस्थान में आज दिन में जनसभाएं भी की हैं और अब प्रधानमंत्री जयपुर पहुंच चुके हैं, जहां पर वो रोड शो इस वक्त कर रहे हैं। पुराना शहर यानी कि परकोटा इलाके के अंदर ये रोड शो इस वक्त किया जा रहा है और आदर्श नगर, हवा महल, किशनपोल विधानसभा क्षेत्र हैं जो इस रोड शो के जो रास्ता है उसमें पड़ते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री का ये रोड शो है जयपुर का। और इससे पहले दिन में आज प्रधानमंत्री ने राजस्थान में चुनावी रैलियां भी की और अब प्रधानमंत्री जयपुर पहुंच चुके हैं, जहां उन्होंने अपने रोड शो की इस वक्त शुरुआत कर दी है। भारी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए। आप देख सकते हैं इन दृश्यों में भारी भीड़ वहां पर दिखाई दे रही है। तो ये जयपुर से सीधे दृश्य इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना रोड शो अभी कुछ ही वक्त पहले वहां पर शुरू किया है। भारी संख्या में लोग जो रोड शो का रास्ता है उसके दोनों ओर जमा हैं प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए, प्रधानमंत्री का अभिवादन करने के लिए। और जो पारंपरिक लोक नृत्य हैं उनका भी वहाँ पर
जगह जगह पर आयोजन किया गया है प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए। भारतीय जनता पार्टी के झंडे लगाए गए हैं और काफ़ी संख्या में लोग वहां पर नज़र आ रहे हैं। और जो जानकारी हमको अभी तक प्राप्त हुई है उसके अनुसार पुराना शहर यानी कि जो परकोटा इलाका है जयपुर का, वहां इस रोड शो का आयोजन किया जा रहा है। और इस रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री मोदी आदर्श नगर, हवा महल और किशनपोल विधानसभा क्षेत्र के इलाकों को कवर करेंगे। भारी संख्या में वहां पर लोग मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी के झंडे लेकर वहां पर लोग पहुंचे हुए हैं और ये दृश्य इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो पीएम मोदी का जयपुर में रोड शो शुरू हो चुका है। और जगह जगह पर जो रोड शो का रास्ता है वहाँ पर दोनों ओर लोग खड़े हैं, प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री भी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन वहाँ पर स्वीकार कर रहे हैं और जय श्री राम के नारे वहाँ पर लगाए जा रहे हैं। ये आवाज़ें आप तक भी पहुँच रही होंगी वहाँ से। और ये जो दृश्य आप देख रहे हैं उसमें प्रधानमंत्री हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। सड़क के दोनों ओर भारी संख्या में वहाँ पर लोग मौजूद हैं। लोग प्रधानमंत्री पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत कर रहे हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री का ये रोड शो है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और इन विधानसभा चुनावों के दौरान प्रधानमंत्री लगातार राजस्थान के कई इलाकों में चुनावी रैलियां कर चुके हैं। और ये प्रधानमंत्री का रोड शो इस वक्त आप देख सकते हैं। इससे पहले भी कल प्रधानमंत्री ने राजस्थान में ही रोड शो किया था और आज जयपुर में प्रधानमंत्री रोड शो कर रहे हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि ये पहला मौका है जब जयपुर के इस पुराने इलाके में भारत के कोई प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं। और जयपुर के सांगानेरी गेट स्थित हनुमान मंदिर से ये रोड शो शुरू हो चुका है, जो बापू बाजार, नेहरू बाजार, किशनपोल बाजार से होते हुए आगे बढ़ेगा।
बुलेटिन चल रहा है। तो इस वक्त ये सीधे दृश्य आप देख रहे हैं राजस्थान के जयपुर से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त रोड शो कर रहे हैं और भारी संख्या में वहां पर लोग मौजूद हैं जो प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री भी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और इससे पहले राजस्थान में आज दिन में भी प्रधानमंत्री ने जनसभाएं की हैं और अब शाम को जयपुर में जो राजस्थान की राजधानी है वहां पर प्रधानमंत्री एक रोड शो कर रहे हैं। भारी संख्या में लोग वहां पर मौजूद हैं जो प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। पुष्प वर्षा कर प्रधानमंत्री का स्वागत वहां पर किया जा रहा है। और आपको बता दें कि ये जो रोड शो है ये जयपुर के पुराने शहर यानी कि जिसको परकोटा इलाका कहा जाता है उस इलाके में ये रोड शो किया जा रहा है। और अपने रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री मोदी आदर्श नगर, हवा महल और किशनपोल विधानसभा क्षेत्र को कवर करेंगे। यानी कि वो ये 3 विधानसभा क्षेत्र हैं जो प्रधानमंत्री के रोड शो के रास्ते में पड़ते हैं। तो ये सीधे दृश्य इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जयपुर से, जहां पर पीएम मोदी का रोड शो इस वक्त चल रहा है और सड़क के दोनों ओर भारी संख्या में लोग वहां पर मौजूद हैं जो प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं। पुष्प वर्षा कर प्रधानमंत्री का वहां पर स्वागत किया जा रहा है और प्रधानमंत्री भी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन वहां पर स्वीकार कर रहे हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री का ये रोड शो है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और विशाल बैरिस्टो हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। विशाल,
जयपुर के जिस इलाके में ये रोड शो चल रहा है उस इलाके को लेकर के कुछ जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए, और साथ ही साथ ये बताइए कि ये रोड शो कितना महत्वपूर्ण है। इस वक्त राजस्थान में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और पीएम मोदी वहां पर रोड शो कर रहे हैं और लोगों की भारी संख्या वहां पर दिखाई दे रही है, तो क्या कुछ कहेंगे आप? चंद्रशेखर, मैं आपको ये बता दूं कि प्रधानमंत्री का जो रोड शो है वो जयपुर के परकोटे में चल रहा है। परकोटा मतलब कि सिटी वॉल, और ये वो जयपुर है जिसे सवाई जयसिंह ने 18वीं शताब्दी में 1727 में बसाया था, और ये सांगानेरी गेट से शुरू होकर सांगानेरी गेट तक वापस आएगा। और ये बड़ी चौपड़, छोटी चौपड़, बापू बाजार, नेहरू बाजार, इन सब जो शहर का पुराना शहर जयपुर है, जिसे हम असली शहर कहते हैं, जिसे गुलाबी नगर का नाम दिया गया है, वो इन्हीं दरों दीवारों से निकलकर वो नाम गया है। और यहीं से प्रधानमंत्री का रोड शो चल रहा है, और ये है जयपुर का दिल। और प्रधानमंत्री को देखने के लिए दूर दूर तक लोग उमड़ रहे हैं। पुलिस वालों को बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है और उनको हटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो बैरिकेड तोड़ तोड़ के प्रधानमंत्री को देखने के लिए आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री को देखने के लिए 3-3 घंटे पहले से ये पूरा जो पुराना जयपुर है, पूरा परकोटे का इलाका है, यहाँ पर मंदिर ही मंदिर है, तो लोग मंदिरों में चले गए हैं, मंदिरों के छतों पर चढ़ गए हैं, और कहीं से भी प्रधानमंत्री की एक झलक देखने के लिए वो बेकरार है। आपने बात करी कितना महत्वपूर्ण ये रोड शो होने वाला है, तो मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री ने कल बीकानेर में रोड शो किया था और आज जयपुर में ये रोड शो कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री की ये जो रोड शोज है, जो करीब 4 किलोमीटर का बीकानेर में था, 4 किलोमीटर के करीब यहाँ पर जयपुर में है, ये डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला है बीजेपी के लिए। हालांकि बीजेपी काफी कॉन्फिडेंट है, लेकिन प्रधानमंत्री की मौजूदगी बीजेपी के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित होती है। चंद्रशेखर, बिल्कुल विशाल, जो अभी तक हमारे पास जानकारी है उसके अनुसार प्रधानमंत्री यहाँ पर आदर्श नगर, हवा महल और किशनपोल, ये 3 विधानसभा क्षेत्र हैं जिनके इलाकों को प्रधानमंत्री यहाँ पर कवर करेंगे। कुछ दर्शकों को इसके बारे में जानकारी आप दे सकते हैं? देखिए चंद्रशेखर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हालांकि ये बीजेपी का परंपरागत वोट बैंक है और स्ट्रॉन्ग सीट्स है, लेकिन पिछले चुनाव में बीजेपी को यहाँ से सफलता नहीं मिली थी और उसके बहुत से कारण थे, और उसमें वसुंधरा राजे भी एक फैक्टर था। लेकिन इस बार बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। और मैं आपको ये बता दूं कि प्रधानमंत्री के साथ जो जीप है, जिस गाड़ी में वो चल रहे हैं, जिस गाड़ी में उनका रोड शो हो रहा है, उसमें उन्होंने सीपी जोशी को अपने साथ लिया है। सीपी जोशी को कुछ ही दिनों पहले रिप्लेस करके, सतीश पूनिया को रिप्लेस करके सीपी जोशी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। सीपी जोशी ब्राह्मण कैंडिडेट है, चित्तौड़ से वो आते हैं और अपने हिंदुत्व के लिए वो जाने जाते हैं, और उनको साथ में लेना एक सीधा मैसेज है कि बीजेपी जो है अपने हिंदू वोट को इंटैक्ट करना चाहती है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि हवा महल से उन्होंने एक हाथोज का जो मंदिर है उसके महंत को उन्होंने कैंडिडेट बना के उतारा है, बाबा बाल मुकुंद को। और जिस तरह से तिजारा में उन्होंने एक महंत को कैंडिडेट बनाया है, तो बीजेपी ने अपना जो मैसेज है बिल्कुल साफ कर दिया है कि वो केसरिया रंग पे और कमल के बटन पर और हिंदुत्व के मुद्दे पर यहाँ चुनाव लड़ रही है। और जो अन्य मुद्दे हैं जैसे कि महिला बिल्कुल विशाल, शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता। शैलेंद्र, किस तरह का माहौल वहाँ पर आप देख रहे हैं? हम दृश्य देख रहे हैं कि वहाँ पर भारी संख्या में लोग मौजूद हैं और प्रधानमंत्री का काफ़ी गर्मजोशी से वहाँ पर स्वागत किया जा रहा है, और जिस रास्ते से रोड शो गुजर रहा है उसके दोनों ओर भारी संख्या में वहाँ पर लोग मौजूद हैं। बिल्कुल चंद्रशेखर, आप देखें सड़क के दोनों तरफ बड़ी संख्या में न केवल बीजेपी कार्यकर्ता बल्कि जयपुर के आम लोग, जिसमें हम युवा देख रहे हैं, जिसमें हम महिलाएं देख रहे हैं, हर वर्ग के लोग इसमें मौजूद। और निश्चित तौर पर ये तस्वीरें बताती हैं कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में जब जाते हैं, और खासतौर पर जब चुनाव प्रचार के दौरान इस तरह के रोड शो बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आयोजित किए जाते हैं, तब हम ये तस्वीरें देखते हैं, लोगों का प्रेम देखते हैं। छतों पर लोग खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन
करते हैं, हाथ हिलाकर स्वागत करते हैं, नजदीक से उन्हें देखना चाहते हैं, पुष्प वर्षा होती है और ये तस्वीरें दिखाती है। कल बीकानेर में भी दिखा था कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए, उनका अभिनंदन करने के लिए जनता बहुत उत्सुक दिखाई दे रही थी और किस तरह से लोगों का समर्थन और प्यार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलता दिखाई दे रहा था। और हमने देखा कि प्रधानमंत्री हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार भी कर रहे हैं। आप बाएं तरफ देखें या दाईं तरफ, दोनों तरफ जनता का एक हुजूम दिखाई दे रहा है और ये तस्वीरें देखकर निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीतिकार हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो आम कार्यकर्ता हैं वो बेहद प्रफुल्लित नजर आ रहे होंगे, क्योंकि हम पिछले 2 दिनों से देख रहे हैं बीजेपी धुआंधार प्रचार कर रही है। राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी जनसभाएं हमने देखी कल और आज। कल बीकानेर में रोड शो, आज जयपुर में ये भव्य रोड शो इस वक्त देखने को मिल रहा है। जो तस्वीरें दूरदर्शन न्यूज के जरिए जयपुर, राजस्थान और देश भर के दर्शक देख रहे हैं, निश्चित तौर पर ये तस्वीरें दिखाती हैं कितने एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए कितने लोग लालायित रहते हैं और इन तस्वीरों में वो एक भीड़ दिखाई देती है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन करना चाहती है। तो निश्चित तौर पर बीजेपी इसी वजह से चंद्रशेखर हम देख रहे हैं कि जब अब विधानसभा चुनाव कहीं आते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो जरूर आयोजित किए जाते हैं। और हमने देखा था गुजरात में भारतीय राजनीति का सबसे लंबा ऐतिहासिक रोड शो हुआ था और हमने तमाम। ठीक है शैलेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता विनोद मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। विनोद जी, राजस्थान में चुनाव चल रहे हैं और इस सब के बीच प्रधानमंत्री ने कई जगहों पर रैलियां की हैं और उसके अलावा बीकानेर में उन्होंने रोड शो भी किया था और अब जयपुर में रोड शो, जो राजस्थान की राजधानी है, क्या कुछ कहेंगे? राजस्थान की राजधानी नहीं है, गुलाबी शहर जो आप कह सकते हैं ना, कि जो कि गुलाबी शहर पूरे दुनिया में अगर आप देखें कि एक टूरिस्ट मैप पे जयपुर शहर को माना जाता है। राजे रजवाड़े से लेके और आज प्रजातंत्र की, अब तो लोकतंत्र की यही खूबी है। जब लोकतंत्र में प्रधानमंत्री रोड शो में एक एक आदमी से मिलते हैं, उनकी भावनाओं जो अभी आप देख रहे हैं कि सड़क पे तैर रही है लोगों की, तो ये लगता है ये लोकतंत्र में ही संभव है। जब एक प्राइम मिनिस्टर खुद सड़क पे आते हैं और वो चलते हुए लोगों के साथ में वो एक कम्युनिकेशन करते हैं, वो संवाद बनाते हैं, तो ये इस देश की जो ताकत है ना, ये समझ में आती है कि इस देश की जनता जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है। तो ये गुलाबी शहर में इस तरह की जो आज ये रोड शो देख रहे हैं, वो नजारा कुछ खास इसलिए भी है कि राजस्थान में देखिए जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो कैंपेनिंग है पिछले 4 दिन से, अब लगातार देखिए 4 दिन से जो लोगों के बीच जा रहे हैं, अपना रिपोर्ट कार्ड बता रहे हैं, भविष्य की योजनाएं बता रहे हैं, तो ये एक अद्भुत क्षण होता है जब एक पीएम, देश का पीएम लोगों से सीधा संवाद करता है, लोगों को अपनी योजनाओं के बारे में बताता है, लोगों के भविष्य का भारत की एक खाका सामने में रखता है और सामाजिक भागीदारी का एक देश बनाने के लिए लोगों को इसमें जुड़ने का आह्वान करता है। राजनीति अलग है, चुनाव जीतने हारने में की बात तो अलग अलग पार्टियां अपने अपने तरीके से अपने तर्कों से करती है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इस पॉलिटिकल पार्टी में अगर आप देखेंगे तो अपने मैसेज क्या दे रहे हैं। तो जब आप लोगों के लिए मैसेज देते हैं, दूसरे पार्टी का जब आप चुनाव प्रचार देखते हैं, राजनीतिक नेताओं के बड़े बड़े नेता स्टार प्रचारक अभी राजस्थान में है, कांग्रेस से लेके आम आदमी पार्टी से लेके सबने अपनी ताकत सौंपी है, लेकिन जब वो एक मैसेज की बात होती है कि आप आम लोगों से संवाद करते हुए संवाद क्या दे रहे हैं, तब आपको लगता है वहां आपको एक फर्क लगता है। तो ये फर्क जो है पीएम जब रोड शो करते हैं और लोगों की बड़ी भागीदारी उसमें हुजूम साथ में चलते हुए देखते हैं, तब वो लगता है कि लोगों का कनेक्शन जो है, लोगों का कनेक्ट क्या है, ये आपको पीएम के रोड शो में दिखने को मिलता है। विनोद जी, 2008 में जयपुर में सीरियल ब्लास्ट हुए थे और पिछले दिनों जो जयपुर बम ब्लास्ट के आरोपी थे उनको कोर्ट ने बरी कर दिया क्योंकि उनके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिले थे और बीजेपी ने एक बड़ा मुद्दा इसको बनाया हुआ है और प्रधानमंत्री का जो रोड शो आज जिस रूट पे चल रहा है, इस रूट के अधिकांश जगहों पर ये सीरियल ब्लास्ट हुए थे, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? एक बड़ा मुद्दा बीजेपी ने इसको बना के रखा हुआ है। आप मान सकते हैं, आप ये देखिए कि ये यहाँ आप हिंदुस्तान में अलग अलग कोने में, जिस आप कभी यूपी, आप राजस्थान की बात करें, अभी यूपी की बात करें, इससे पहले महाराष्ट्र की बात करें,
ये 2009 का आपको याद होगा, 2008 से 9-10 तक में जो एक सीरियल बम ब्लास्ट का एक चेन बना हुआ था। भारत के जो टूरिस्ट स्पॉट है, हिस्टोरिकल प्लेसेस है, रिलीजियस प्लेसेस है, वहाँ इस तरह के आतंकी हमले होते थे। लेकिन ये पता नहीं इस देश में सियासत की क्या एक मजबूरी है कि वो एक टेररिज्म को, एक बड़े फंडामेंटलिज्म को और सियासत में कैसे घालमेल करती है, इसका उदाहरण राजस्थान में दिख रहा है। और अब ट्रायल कोर्ट को यह कहना पड़ा कि इसमें जो ट्रायल हुई है वो कितनी एक तो सुस्त हुई है, इसकी रफ्तार सुस्त थी। दूसरा, जो आपको ट्रायल कोर्ट में उसको पनिश करने के लिए या कानून के दायरे में लाने के लिए जो सबूत जुटाने थे, इन सारी चीजों का वहाँ किस तरह से दिखा, वो तार होते हुए दिखा। तो आपको ये मानना पड़ेगा कि जब तक वहाँ की पुलिसिंग न्याय व्यवस्था में आप जब अच्छी ट्रायल करके, आप जब अच्छे इन्वेस्टिगेशन करके सामने में नहीं रखेंगे, तो अब इस देश में जो ये आतंकवाद के खिलाफ एक माहौल बना है, जो पिछले आप 10 साल से देख रहे हैं, वो संभव नहीं है जब तक कि आप मजबूती से उसको न्याय के कटघरे में नहीं खड़ा करेंगे। तो इस मामले में राजस्थान सरकार की ये बड़ी चूक थी कि इतने खतरनाक आतंकी को, जिसको एक सजा के रूप में उसको एक यहाँ तक कि कोर्ट में फांसी की सजा भी मांग हुई थी, और उस अपराधी को, उस टेररिस्ट को आपने बाइज्जत रिहा करने की बात कह रहे हैं, तो ये माना जाएगा कि ये देश के आने वाले भविष्य के साथ में आप खिलवाड़ कर रहे हैं। वो 2008-9 तक का जो आतंकी हमलों का एक सीरीज था, आप देश को उस बहाने पे ले जा रहे हैं। ये अफसोसनाक बात है, लेकिन ये अभी अब इसका प्रोसेस है। ये ऐसा हुआ नहीं है कि अभी इसके ट्रायल कोर्ट में होने से उसका केस खत्म हो जाता है, ये अभी लंबा चलेगा। लेकिन इसमें राजस्थान की सरकार, मौजूदा सरकार की चूक हुई है। ठीक है विनोद जी, एक तरफ जी, विनोद जी अपनी बात पूरी कीजिए। जी, मैं यही कह रहा था कि लॉ एंड ऑर्डर जो है, आप ये देखें कि ये इसलिए होता है जब आप इस मामले में कोई सियासत का आप एक चेहरा बना, एक लाइन खींचते हैं। अब ये देखिए, पिछले दिनों जो राजस्थान में जितने दंगे हुए थे, जिस तरह से वहाँ पे एक माहौल बना था, इस माहौल के कारण में इसलिए था कि आप जस्टिस करते हुए नहीं दिख रहे थे। आप कहीं ना किसी कॉर्नर में एक सॉफ्ट कॉर्नर ले रहे थे। ये ठीक बात है कि एडमिनिस्ट्रेशन को इस रूप में अपना एक रोल करना पड़ता है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर में आपको एक मैसेज भी देना पड़ता है। और वो मैसेज आपको बाबा अगर योगी आदित्यनाथ को लेकर लोग जितना भी बहस कर ले, लेकिन यूपी जैसे जगह पे आज अगर इस देश में पिछले 5 साल में एक भी दंगे नहीं हुए हैं, तो राजस्थान में ये संभव था। जो करने में अशोक गहलोत चूक गए हैं। शायद जो बीजेपी का आरोप है कि उन्होंने एक एपीजमेंट की तरह उस पर कोई ठोस कार्रवाई करते हुए नहीं दिखे, हो सकता है कि एक बड़ी वजह हो। विनोद जी, इसके अलावा बार बार जो भी वहाँ पर जनसभाएं हो रही हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री की जनसभा हो या बीजेपी के दूसरे नेताओं की जनसभा हो, बार बार जो राजस्थान की सरकार है उस पर आरोप लगाया जा रहा है महिलाओं के खिलाफ अत्याचार का। लॉ एंड ऑर्डर की वहाँ पर जो सिचुएशन है वो काफ़ी ख़राब हो चुकी है। ये कितना बड़ा मुद्दा बन चुका है इन चुनाव में? बिल्कुल बड़ा मुद्दा है। अब अशोक गहलोत हर अपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या जो रैली करते हैं या अभी वो गारंटी यात्रा पे निकले हुए हैं, उनको ये सफाई देनी पड़ रही है। और वहाँ नेता अभी सफाई कांग्रेस के नेता दे रहे हैं कि चूंकि राजस्थान में FIR लॉज ज्यादा होता है, इसलिए केस ज्यादा दिखता है। तो ये आप इस मामले को इस तरह से छुपा नहीं सकते। आज सोशल मीडिया का दौर है। आप अगर FIR लॉन्च नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली सोशल मीडिया पे वायरल होगी। और जो सबसे ज्यादा जो सोशल मीडिया पे इस तरह की खबरें हैं, चाहे दलित के साथ में अत्याचार की खबरें हैं या महिला उत्पीड़न की खबर है, और वो गांव देहात में अब रिपोर्ट हो रहा है, तो ये आपकी मजबूरी है कि आपको मजबूरी में उसको रिपोर्ट करनी पड़ी है। और अगर आपको रिपोर्ट करनी पड़ी है तो आपके एसपी डाटा में वो चीजें आएगी, और जब आएगी तो आपको इसका जवाब भी देना होगा कि राजस्थान लगातार महिला उत्पीड़न के मामले में, महिलाओं के साथ में अभद्र व्यवहार करने के मामले में क्यों सबसे अव्वल रहा है, और सरकार कोई ठोस कार्रवाई करते हुए क्यों नहीं दिखी है। विनोद जी, इसके अलावा आज प्रधानमंत्री ने एक रैली के दौरान ये भी कहा कि ऐसा कोई पेपर नहीं जिसे कांग्रेस ने बेचा नहीं। दरअसल वो पेपर लीक का मामला वहाँ पर उठा रहे थे। इसको किस तरह से वहाँ पर बीजेपी इस मुद्दे को उठा रही है? देखिए, सच में
ये मामला जो है पीएम मोदी का, अगर आप 2-3 मामले को देखें, वो किस तरह से करप्शन के इशू पे जो पूरी तरह से अशोक गहलोत सरकार को घेर रहे हैं। और डेफिनेटली ये चीजें पिछले 2 साल से आप देखिए कि लोगों के जनमानस में कहीं से हर एक आदमी इस चीज के लिए, इंडिविजुअल जो बेरोजगार युवक चाहे वो सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हो या फिर दूसरे बिजनेस के लोग अपने अपने एक छोटा मोटा इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए या दुकान करने के लिए कर रहे हो, उनके मन का जो सवाल है वो सवाल आज भी हम अपने रैली में उठा रहे हैं। और ये इसलिए उठा रहे हैं कि जब आपके आज अगर इस तरह की कार्रवाई हो रही है, आज अगर ईडी की कार्रवाई हो रही है, उसमें लॉकर खुल रहे हैं, उसमें जो बैंकों में उनके पैसे जो रखे हुए वो लोगों के बीच सार्वजनिक हो रहे हैं, तो ये काम जब आज ईडी की कार्रवाई से हो रही है तो काश अगर 2 साल पहले वहाँ के एसीबी, वहाँ के जो क्राइम ब्यूरो है, इस तरह की ठोस कार्रवाई करती तो शायद ये पेपर लीक चपरासी से लेके ऑफिसर तक का जो एक सीरीज था राजस्थान में शायद नहीं होता। आपको मैं एक बार याद दिला दूं कि सचिन पायलट ने पिछले महीने लगभग 3 महीने का इस पेपर लीक के खिलाफ में उन्होंने आमरण धरना यात्रा शुरू की थी और जयपुर शहर में उन्होंने धरना दिया था और कांग्रेस को ये बात माननी पड़ी थी कि ये उसके सरकार में सबसे बड़ी नाकामी है। ये खुद कांग्रेस के लोगों ने माना और ये बात कम से कम बीजेपी के लोग कहेंगे तो ये एक आरोप लगेगा, लेकिन खुद सचिन पायलट इस पेपर लीक के मामले में राज्य सरकार को घेरते हुए नजर आए और उन्होंने एक तरह से उसको बड़ा मुद्दा बना दिया था। लेकिन आज अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी इस चीज को उछाल रहे कि सचिन पायलट चुप है, आज वो इस कार्रवाई पे करने के लिए कोई जो एजेंडा उन्होंने बनाया था उस एजेंडा को सचिन पायलट आज की रैलियों में अपनी जनसभाओं में नहीं उठा रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी उनके बचे हुए काम को आगे बढ़ा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये भ्रष्ट सरकार है। जब एक नौजवान की कोई नौकरी छीन के दूसरे को पैसे लेके दे रहा हो तो आप कह सकते हैं कि एस्पिरेशन इंडिया के साथ ये बड़ा धोखा है। विनोद जी, आज ये जो राजस्थान में कांग्रेस की ओर से मैनिफेस्टो जारी किया गया है, इसमें फिर चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा की राशि को 25 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए करने, 4 लाख सरकारी नौकरियों की बात की गई है, 10 लाख नए रोजगार की बात की गई है, किसानों का कर्ज माफ़ करने की बात की गई है, एमएसपी के लिए कानून बनाने की बात की गई है, 400 रुपये में गैस सिलेंडर की बात की गई है। तो ये वैसे ही वादे हैं जैसे छत्तीसगढ़ में और साथ ही साथ मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस इस तरह के वादे कर रही है, जिसके लिए बीजेपी की ओर से आरोप लगाया गया है कि फ्री की रेवड़ियां बांटने की कांग्रेस की आदत हो चुकी है इन चुनावों में। ये बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती वहां पर है? देखिए जोशी जी, ये देश जो है वहाँ लोग जनता को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। उनको लगता है कि हम ये लोग लुभाने वादे करके और चुनाव हम जीत जाएंगे, सत्ता में दोबारा आ जाएंगे। ऐसा होता नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं होता है कि पहले तो बात ये है कि जो सरकार में होती है पॉलिटिकल पार्टियां, वो वादे इतना कर नहीं पाती है क्योंकि उनको अपना एक लिमिट पता होता है। अपोजिशन में जो पार्टियां होती है उनको पूरा खुला आकाश होता है, वो जितना दे दे, चांद दे दे, तारे दे दे, सबको जमीन से उतार के दे दे। लेकिन जो सरकार में पार्टी होती है उसके साथ में एक लिमिटेशन होता है, उनके पास रिप्रेजेंटेशन कम होते हैं कि वो इस चीज को बता सके लोगों को। और अगर ये बात, अगर 25 लाख की चिरंजीवी योजना की बात, वो आज सीधे सीधे 50 लाख, राहुल गांधी ने सिर्फ यही तो कहा था कि हम सबसे ज्यादा अपने स्वास्थ्य स्कीम में पैसा दे रहे हैं, अगर इसको थोड़ा और बढ़ा दे तो शायद और लोगों की सहूलियत होगी। राहुल गांधी के सिर्फ एक जनसभा में इतना कहने के साथ ही 1 घंटे के बाद अशोक गहलोत सरकार से ये आ जाता है उसका वादा कि इसको हम 50 लाख कर रहे हैं। तो जो आपको करना नहीं है उसको अगर आप 1 करोड़ भी कर दें तो क्या फर्क पड़ता है? अगर आपको करना है तो आप लोगों को इसका बजट बता सकते हैं कि हम जो ये 1 करोड़ या 50 लाख करने जा रहे हैं उसके पीछे हमारा ये बजट है और उसको लेके हमारी ये तैयारी है। आपने राहुल गांधी ने एक बात कही और 1 घंटे में आपने 25 का 50 कर दिया। तो ये जो फेक है ना, वो नैरेटिव आपका आज की तारीख में नहीं चलता है। दूसरी बात कि आप ये देखिए कि एंटी इनकम्बेंसी का लोड जिस तरह से छत्तीसगढ़ में सरकार की थी, वहाँ भूपेश बघेल की सरकार के खिलाफ में थी, वो उससे ज्यादा अभी राजस्थान में अशोक गहलोत के खिलाफ में है।
लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन से लेके हर मामले, करप्शन से लेके वो हिंसा, सांप्रदायिक दंगों के मामले में, इन सारी चीजों को लेके अब अशोक गहलोत के सामने में यही विकल्प है कि वो अपना जो समाज कल्याण का जो उनका कुछ काम है, जिसको वो अभी मार्केट में अपना बाजार में, इलेक्शन बाजार में उतार सकते हैं, तो वो वही उतारने का काम किया। आपको याद होगा कि राहुल गांधी 50 दिन में ये पहली बार इस हफ्ते में 2 रैलियां की है। इससे पहले राहुल गांधी की राजस्थान में नो एंट्री थी। तो आप समझ सकते हैं कि अशोक गहलोत जानता था कि आप ये वादे की झाड़ी लगा के राजस्थान में कुछ बड़ा अचीव नहीं कर लेंगे। राहुल गांधी की जितनी आबादी उसने उतना हक, ये नारे से आप राजस्थान में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अशोक गहलोत ने एक तरह से राहुल गांधी की इस एंट्री को, पॉलिटिकल रैली को एक तरह से बैन किया हुआ था। अब ये लास्ट सीजन, इस इलेक्शन के में ये अंतिम फेज है जहाँ पे इसका चुनाव का प्रचार प्रसार बंद हो जाएगा 4 दिन के बाद। तो अब राहुल गांधी का यहाँ अपीयरेंस होता है और वो गेस्ट अपीयरेंस में ये वादे के साथ साथ अपनी बड़ी बड़ी बातें कहने लगे हैं। लेकिन अशोक गहलोत को पता है कि उनको जो अपना समाज कल्याण का जो उनका अपना कुछ काम है, जो एजेंडा है, उसी को वो साथ में रखेंगे। और ये इतनी बड़ी जो गारंटी यात्रा वो पिछले महीनों से कर रहे हैं, तो लोगों को बता रहे हैं कि जितना हम काम अभी तक किया है उसको आगे रखेंगे और इसमें हम कम से कम 20-25 और जोड़ेंगे। तो लोग भी ये बात पूछ रहे हैं ना, जब आप सरकार रहते हुए नहीं किया तो आप अगली सरकार बनने पर क्या करेंगे? ये बात लोग उनके पास सामने में एक सबसे बड़ा सवाल बन के खड़ा है। इसके अलावा विनोद जी, अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के अंदर एक तरफ सचिन पायलट धड़ा, दूसरी तरफ अशोक गहलोत का धड़ा, उसके अलावा लाल डायरी का भी मामला सामने आया। जो कांग्रेस पार्टी के अंदर का भीतरघात है वो कितना बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट है यहाँ पर? देखिए, ये बताना जरूरी है। इस रोड शो के चलते चलते प्राइम मिनिस्टर का काफिला चल रहा है, लेकिन ये चर्चा आपने बहुत अच्छा की, इसमें शुरुआत की है कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप देखिए कि छोटे छोटे चीजों को हम लोग मैंने अननोटिस कर देते हैं, उस चीज को मैंने अपने पॉलिटिकल कन्वर्सेशन में उसको नहीं लाते हैं। आप अभी 2 दिन पहले सचिन पायलट ने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, एक रिपोर्टर ने जैसे उनको पूछा कि अब आप रैली में खुल के हिस्सा ले रहे हैं तो क्या ये जो दूरियां हैं वो कम हो गई है? तो उनका जवाब था सचिन पायलट का कि हम ये रैली और ये इलेक्शन में का जो हमारा प्रचार प्रसार है वो हम मल्लिकार्जुन खड़गे के कहने से, पार्टी अध्यक्ष के कहने से कर रहे हैं। तो मतलब साफ है कि वो ये कह रहे हैं कि हमें कहा गया है कि तुम चुनाव मैदान में अपनी भूमिका निभाओ, तो इसलिए हम यहाँ आ गए हैं, बशर्ते कि उनका अपना कोई स्टेक नहीं है। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, उन्होंने कहा कि इस चुनाव में अगर हार की होती है, अगर हम सरकार में नहीं बनाने पाने की स्थिति हो तो इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। इसका मतलब वो ये भी कह रहे हैं कि 2018 में जैसा उन्होंने कैंपेन किया था और सचिन पायलट ने लीड लिया था और अचानक जब सरकार बनने की हुई तो 10 जनपद से अशोक गहलोत का नाम आया और वो चीफ मिनिस्टर बन गए थे। तो ये बात कर रहे हैं कि इस बार ऐसी नहीं है, इस जीत हार में मेरी कोई भूमिका नहीं है, अगर ये हार है तो सिर्फ अशोक गहलोत की हार होगी। तो इतना क्लियर कट मैसेज के बाद लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इसलिए नहीं है कि वो बात जानते हैं कि अशोक गहलोत सिंगल हैंडेडली इस पूरे इलेक्शन को अपने फंड से या जो भी चीजें हो इस इलेक्शन को लड़ रहे हैं। उसमें प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे उनके साथ होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी को ये पता है कि अगर सचिन पायलट की भूमिका इसमें ज्यादा बढ़ेगी तो अशोक गहलोत भी पैर पीछे खींच सकते हैं। तो ये कसम जो है वो अभी भी राजस्थान के चुनाव में आखिरी फेज तक चल रहा है। जोशी जी, इसके अलावा विनोद जी, अगर हम जो बीजेपी बार बार तुष्टीकरण का आरोप वहाँ पर कांग्रेस के ऊपर लगाती रही है, उसको हम देखें तो कहीं न कहीं क्या आपको लगता है कि क्योंकि ये जिन इलाकों में आज प्रधानमंत्री वहाँ पर रोड शो कर रहे हैं, यहाँ पर कांग्रेस ने मुस्लिम कैंडिडेट खड़े किए हुए हैं, ये वही इलाके हैं जहाँ पर 2008 में सीरियल ब्लास्ट हुए थे और उन सीरियल ब्लास्ट के जो आरोपी हैं उनको बरी कर दिया गया क्योंकि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं थे। बीजेपी ने एक बड़ा मुद्दा इसको बनाया है। उसके अलावा बीजेपी वहाँ पर पीएफआई की भी बात करती है, दूसरे कई अन्य मुद्दे उठाती है। तो आपको लगता है कि ये बीजेपी के जो मुद्दे हैं वो जनता के दिमाग में किस हद तक वहाँ पर असर कर रहे होंगे? हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि लोग कभी भूलते नहीं हैं इन चीज़ों को। लोगों के साथ में जो 5 साल हुए हैं और जिस तरह से लोगों ने सफ़र किया है, हमको ये बताने की ज़रूरत नहीं है
कि लोग एक एक चीजों से वो खुद रूबरू हुए हैं, उन्होंने उस चीज को भोगा है। इसी जयपुर शहर में जो दंगे हुए हैं पिछले दिनों, इसी जयपुर शहर में जो बम धमाके हुए थे, क्या आपको लगता है कि लोगों के दिमाग से वो चीजें निकल गई है? ऐसा नहीं होता है। ये बात लोगों के दिमाग में है। हर आदमी चाहता है एक पुरुष प्रेरक, एक शांतिपूर्ण माहौल चाहता है, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के हो। कोई कम्युनिटी नहीं चाहता है कि वो झगड़े फसाद में, दंगे में उसका समय बर्बाद हो, उसकी जो कारोबार है वो बिजनेस खत्म हो। ये टूरिस्ट प्लेस है राजस्थान का, जो आप ये कह सकते हैं कि राजस्व में टूरिज्म की सबसे बड़ी भूमिका है। और अगर इस तरह की चीजें राजस्थान में होते रहे, शहरों में इस तरह के धमाके होते रहे, सांप्रदायिक दंगे होते रहे, तो आप भला कैसे ही टूरिस्ट से उम्मीद करते हैं कि राजस्थान के जयपुर के इस गुलाबी शहर को देखने आएंगे? तो जो माहौल था पिछले 2-3 साल में आप देखें, उस माहौल में राजस्थान लोगों को डरा रहा था। और ये बात वहाँ के अक्रॉस सारे कम्युनिटी को इस बात की चुभती थी बात कि यार इस पे सरकार को एक फर्म डिसीजन लेना चाहिए। तो मैं आपको पहले भी इस चीज का उदाहरण दिया था कि अगर यूपी में इतना बड़ा, यूपी का 23-24 करोड़ के यूपी में पूरी दंगा का एक ये बन सकता है वहाँ जीरो टॉलरेंस, तो क्या ये राजस्थान में नहीं हो सकता था? ये हो सकता था। लेकिन ये जो विपक्ष का, अभी बीजेपी का आरोप है कि आपने अपीजमेंट की इसमें और आप उसमें ठोस कार्रवाई करते हुए नहीं दिखे, तो एक के बाद एक सीरीज, चाहे वो सीएए के आंदोलन से शुरू कीजिए उनका प्रोटेस्ट से लेके, और लगातार तक ये प्रोटेस्ट राजस्थान में चलता रहा और शहर दर शहर जो है वो आप ये देख लीजिए कन्हैयालाल की मौत तक सामने में आ गई। तो ये जो इस तरह की चीजें बनी, काश ये अगर पहले दिन ही अगर रुकता तो उदयपुर का वो कन्हैयालाल की दुर्घटना नहीं होती, इस तरह की चीजें, हत्या नहीं होती, इस तरह का एटमॉस्फेयर नहीं बनता। तो ये सरकार की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है कि जो एटमॉस्फेयर बन रहा है उसको समय रहते उसको रोके और एक माहौल बनाए, क्योंकि राजस्थान एक टूरिस्ट प्लेस है। राजस्थान के हर शहर में लोग जो जाते हैं वो एक फील करते हैं उस टूरिज्म स्पॉट के रूप में। अगर वहाँ शांति नहीं होगी, वहाँ खुशहाली नहीं होगी, माहौल नहीं बनेगा, तो नेशनल इंटरनेशनल क्या लोकल टूरिस्ट भी एक दूसरे शहर में जाते हुए हिचकिचाएंगे। विनोद जी, इसके अलावा क्योंकि अभी बिल्कुल ये विधानसभा चुनाव वहाँ पर हो रहे हैं और अभी की जो देशकाल परिस्थिति है उसकी अगर हम बात करें तो जनवरी में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख भी तय हो गई है और बीजेपी के नेता अब जहाँ भी चुनावी रैलियों के लिए जा रहे हैं इस बात को ज़रूर बोल रहे हैं। तो ये जो राम मंदिर का मुद्दा है इस बार के चुनाव की अगर हम बात करें, और ख़ासकर अभी क्योंकि प्रधानमंत्री जयपुर में रोड शो कर रहे हैं, हम राजस्थान की बात करते हैं, वहाँ पर कितना असर करेगा ये मुद्दा? आपने बहुत सही सवाल किया है कि देखिए ये इलेक्शन में जिनको लग रहा हो कि अब वो राम मंदिर का मुद्दा वो खत्म हो गया है और उसमें कुछ अभी बचा नहीं है, तो उसके लिए कम से कम ये है कि राजस्थान, गुजरात, ये सब ऐसे स्टेट रहे हैं जो कार सेवा के रूप में, अगर आप देखिए कि उस समय से राम मंदिर आंदोलन में राजस्थान कभी दूसरे तीसरे नंबर का स्टेट आता था। तो आप ये देखिए कि ये वीरों का शहर है, ये धरती त्याग और त्याग के लोगों का शहर है। ये शहर जो है वो सबसे ज्यादा भारत की आस्था, भारत की जो सनातन संस्कृति है उसके ध्वज रक्षक के रूप में राजस्थान के शूरवीरों का सबसे पहला नाम रहा है। तो ये जब कभी आप राजा राम की और उसके प्राण प्रतिष्ठा की बात होती है, भव्य राम मंदिर की, तो राजस्थान जाहिर सी बात है कि उसके घर घर में एक उत्सव का माहौल है। हमने देखा है कि वहाँ राम को लेके, वो एक आदर्श पुरुष को लेके वहाँ पे जो लोगों में एक कनेक्शन है, तो ये बात तो जरूर है। जब यहाँ पे अमित शाह अपनी रैलियों में जाते हैं और वो एक इन्विटेशन देते हैं कि यहाँ सारे लोग आए, जो 22 तारीख का वहाँ का राम मंदिर का शिलान्यास का, रामलला का जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है मूर्ति का, तो जाहिर सी बात है ये लोगों के दिल में है। तो अगर कोई बड़े लीडर जब बात करते हैं पब्लिक फोरम में, तो वो लोगों के दिल को टटोलते हैं कि उनके मन में जो वो चीजें हैं वो एक तरह से बाहर आए, वो भावनाएं वो सामने में दिखे। और इस भावना को लेके ये आप जरूर कह सकते हैं कि इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, क्योंकि भारत के 500 साल के इतिहास में संघर्ष के बाद अगर ये 22 जनवरी का वो सपना पूरा हो रहा है, तो आप मान सकते हैं कि हिंदुस्तानी, करोड़ों हिंदुस्तानी का, उनके 3-4 पीढ़ियों का, पूर्वजों का जो एक सपना था वो साकार होते हुए देख के डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि ये एक बड़ा मुद्दा है और लोगों के मन में जरूर है ये सब। विनोद जी, फिर हम उन मुद्दों की ओर आते हैं जिन मुद्दों को यहाँ पर काफ़ी उठाया जा रहा है।
और उन मुद्दों की हम बात करें उससे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि चाहे हम छत्तीसगढ़ की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें या राजस्थान की बात करें, ये जो वादे करने की इस बार राजनीति चल रही है कि कुछ भी वादा आप कर दें और आप ये ना बताएं कि उन वादों को कैसे पूरा करेंगे, तो इस राजनीति को इस बार के चुनाव में थोड़ा सा ये बढ़ गया है। क्या कहेंगे इस बारे में? सबने क्या मैं तो ये कहूँगा कि ये वादे तो अब इस तरह से बता रहे हैं कि मुझे लगता है कि जब सब कुछ लोगों को इस वादे से और इस गारंटी से मिल ही रहा है तो लोगों को शायद कुछ करने की जरूरत ही ना हो। तो इतनी जब वादे की लिस्ट में, और मुझे तो ये लगता है कि मैनिफेस्टो आने के बाद भी छत्तीसगढ़ में आपने देखा होगा कि रोज कुछ न कुछ पब्लिक रैलियों से वादे निकलते रहे थे। तो ये लिस्ट बड़ी हो रही है, लेकिन शायद इनको कोई पूछने वाला नहीं है कि इतनी बड़ी लिस्ट के पास आपके पास में इसका फंड का क्या मैनेजमेंट है। तो उनके सामने में ईश्वर जोशी जी, हमको ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि आपके साथ में ये गारंटी वाला जो स्कीम और फॉर्मूला है उसका दो बेस्ट उदाहरण आपके साथ में कांग्रेस का हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक है। कर्नाटक सरकार ने 6 महीने पूरे किए हैं आज के ही दिन। सारे अखबारों में बड़े बड़े इश्तेहार चले हैं, निकले हैं और कर्नाटक सरकार ने अपनी उपलब्धि बताई है। लेकिन वो कर्नाटक सरकार अब 5 गारंटी पे बात नहीं कर रही है, क्योंकि उनको पता है कि जब कर्नाटक सरकार ने 5 गारंटी में, राहुल गांधी का ये वादा था इलेक्शन में कि पहले कैबिनेट में ये 5 गारंटी जो हम लोगों के सामने में रख रहे हैं उसको हमारी सरकार पूरी हो करेगी, और वो सरकार उनकी पहली कैबिनेट ही 2 महीने के बाद हुई और ये 6 महीने हो गए, वो 2 अभी तक एजेंडे से आगे नहीं बढ़े, वो भी राइडर के साथ। तो जब आप कर्नाटक के एक स्टेट, एक संपन्न स्टेट में, मैं जैसे आपको एक केस स्टडी के रूप में एग्जांपल दे रहा हूँ, जब एक संपन्न स्टेट में जिसका 3.5 लाख करोड़ का बजट है, उस बजट में आप 5 जो आपका फ्रीबी का एजेंडा है जिसको आपने गारंटी नाम दिया है, उसको पूरा करने में आपको इतनी मशक्कत करनी पड़ रही है। तो राजस्थान जैसे, छत्तीसगढ़ जैसे इन छोटे इस राज्यों में, एक जो कि जिसकी इकोनॉमी बहुत कमजोर है, ऐसे राज्यों में आप कल्पना करिए कि आप कैसे पूरा करेंगे। तो ये बात लोगों को पता है, और लोगों को ये भी पता है कि जब आप किसी चीज के फ्री करते हैं ना, तो आप ये बात जान लीजिए कि कहीं दूसरी तरफ से उसके पॉकेट से पैसा निकाल भी देते हैं। ये वही राजस्थान है जिसमें आपने 1 महीना पहले कहा कि हम गैस को 500 रुपये गैस देंगे, और अगले महीने में आपने पेट्रोल और डीजल का दाम वैट बढ़ा दिया। तो आप सोच लीजिए, उसी जनता को उसी वैट के रूप में आपने पैसा भी पॉकेट से ले लिया। उसी के बॉर्डर के आसपास वो राजस्थान के शहर के जो आसपास के लोग थे, वो यूपी में पेट्रोल भरा रहे थे, हरियाणा में पेट्रोल भरा रहे थे, लेकिन वो जयपुर के किसी पेट्रोल पंप पर नहीं भरा रहे थे क्योंकि उनके पॉकेट ढीली हो रही थी। तो ये जब आप लोगों के सामने में एग्जाम्पल है कि सरकार की कोई भी चीजें दुनिया में फ्री नहीं मिलती है। आपको जो अभी फ्री मिल रही है सामने से, वो पॉकेट के पीछे से आपके पैसा निकाला भी जा रहा है। तो ये ऐसा हकीकत हर लोगों के सामने में है और लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं। इसलिए आप लिस्ट चाहे जितनी भी बड़ी कर लीजिए, इसका चुनाव में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होता। ठीक है विनोद जी, बार बार बीजेपी, विनोद जी आप हमारे साथ बने रहिए। हम हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, ये जिस तरह का रिस्पांस मिल रहा है वहाँ पर प्रधानमंत्री के रोड शो को, क्या कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं इससे? निश्चित तौर पर देखिए, बीजेपी काफ़ी प्रसन्न होगी। राजस्थान बीजेपी के नेता इसी तरह के रिस्पांस की उम्मीद कर रहे थे, और यही वजह है कि कल जब बीकानेर में जब एक भव्य रोड शो देखने को मिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उसके बाद जब तमाम बीजेपी नेताओं से हम लोगों ने बातचीत की, उनका कहना था कि जयपुर में जो रोड शो होगा वो उससे भी भव्य होगा। और वही ये तस्वीरें दिखा भी रही हैं कि किस तरह से लोगों का एक रिस्पांस दिख रहा है, लोगों का उत्साह दिख रहा है। और यही वजह है कि हम भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार की रणनीति को देखें तो उसमें चुनावी जनसभाओं के साथ साथ
राज्य के बड़े शहरों में रोड शो के कार्यक्रमों को भी रखा जा रहा है। बीते हम अगर 2 वर्षों से तमाम विधानसभा चुनाव को देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लंबे बड़े भव्य रोड शो हुए हैं। गुजरात के अहमदाबाद का ऐतिहासिक रोड शो सभी को याद है, और बीकानेर में राजस्थान में हमने देखा कि किस तरह से एक रिस्पांस देखने को मिला। और आज ये जो भारी भीड़ है ये बताने के लिए काफ़ी है। ये जो तस्वीरें इस वक्त दर्शक देख रहे होंगे, सड़क के दोनों तरफ इसमें लोग इकट्ठा हैं, सभी वर्ग के लोग हैं। और निश्चित तौर पर बीजेपी प्रसन्न हो रही होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में तस्वीरें देखकर। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं, अभिनंदन स्वीकार कर रहे हैं। और हमने देखा है कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने जाते हैं, और वो कहीं भी जाते हैं, और खासतौर पर जहाँ पर चुनाव होता है उन राज्यों में जहाँ वो रोड शो करते हैं, इस तरह का एक जबरदस्त रिस्पांस देखने को मिलता है, न केवल बीजेपी कार्यकर्ताओं का बल्कि आम लोगों का, आम शहर के लोगों का। और हम देख रहे हैं कि सड़क के दोनों तरफ वो दिखाई भी दे रहा है, और दोनों हाथों से कई जगहों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिवादन स्वीकार करते, अभिवादन करते हुए नजर आते हैं। तो निश्चित तौर पर ये तस्वीरें भारतीय राजनीति में एक तरह से कहें कि एक दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के रोड शो की तस्वीरें हैं, जो दिखाती हैं कि वो कितने न केवल एक संवाद कौशल के धनी हैं, बल्कि किस तरह से जनता से कनेक्ट हुआ जा सकता है, कितने माध्यमों से कनेक्ट हुआ जा सकता है। और खासतौर पर जब चुनाव प्रचार का मौका होता है पार्टी के लिए, तो कोई कोर कसर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं छोड़ते हैं। ये तस्वीरें ये बयां करती हैं। जी चंद्रशेखर जी, शैलेंद्र, मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? जी बिल्कुल आवाज़ आ रही है। आप कोई शैलेंद्र, आप पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार जो वहाँ पर विधानसभा चुनाव का माहौल है उसको आप देख रहे हैं। क्या कुछ मतदाताओं के दिमाग में, क्या कुछ बड़े मुद्दे इस बार आपको वहाँ पर लग रहे हैं? क्या कुछ कहते हैं मतदाता? देखिए, पहली बात तो है कि हम जानते हैं कि राजस्थान के विधानसभा चुनाव को एक तरह से बीजेपी एक तरफ और कांग्रेस एक तरफ, इस तरह से पीछे आप कई दशकों से देखें तो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का चुनाव रहता है। लेकिन कांग्रेस के लिए एक दुविधा ये है कि जो एक राष्ट्रीय स्तर पर जो उन्होंने गठबंधन बनाया है, उसके तमाम गठबंधन सहयोगी एक तरह से देखें वो दमखम लगा रहे हैं, वो उस कांग्रेस के गठबंधन का हिस्सा नहीं है, यानी वो अलग चुनाव लड़ रहे हैं, वो अपनी अलग राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं। तो कांग्रेस के लिए चुनौती है। दूसरी बात है कि जिन मुद्दों को बीजेपी ने उठाया है राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ, वो बड़े मुद्दे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कांग्रेस का जो घुसरा पसराया, कांग्रेस उसमें भी एक तरफ से देखें उन मुद्दों की छाप दिखाई देती है, चाहे महिलाओं के लिए एक सुरक्षा व्यवस्था की बात हो, क्योंकि राजस्थान के आंकड़े बताते हैं कि महिला अत्याचार के मामले में राजस्थान एक अग्रणी प्रदेश है। कानून व्यवस्था को लेकर यहाँ की स्थिति ठीक नहीं है। तो ऐसे में इस मुद्दे को हम देख रहे हैं कि न केवल विधानसभा चुनाव जब अब मतदान की तारीख बेहद नजदीक है, बल्कि बीते कई महीनों से बीजेपी से बहुत जोर शोर से उठा रही है। जब यात्राएं निकाली गई थी राज्य में, बीजेपी के तमाम नेता यात्राओं में शामिल हुए थे, तभी अशोक गहलोत सरकार को घेरने की कोशिश की गई थी और ये कहा गया था कि अशोक गहलोत सरकार दरअसल जो आरोपी होते हैं उन पर कार्रवाई करने को लेकर इच्छुक नहीं रहती। और हम जानते हैं कि जब एक मंत्री ने विधानसभा के अंदर ये कहा कि उनका एक वीडियो भी आया है, एक कथित वीडियो जिसमें हमने देख रहे हैं कि कुछ एक महिला है वो पैसे वापस कर रही है उनको गुस्सा जताते हुए। तो दरअसल जब उन्होंने एक बयान दिया कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है और उस बयान की इतनी निंदा हुई, चौतरफा आलोचना हुई कि महिला अत्याचार इसलिए होते हैं यहाँ पर ज़्यादा, क्या ऐसा कोई नेता कैसे कह सकता है? और बीजेपी ने सवाल ये उठाया कि उसी वक्त राजस्थान की गहलोत सरकार ने या फिर कांग्रेस के आला कमान ने निर्देश क्यों नहीं दिए कि उस नेता को मंत्रिमंडल से हटाया जाए, और न केवल उसे मंत्रिमंडल में बनाए रखा गया बल्कि विधानसभा चुनाव में टिकट भी दिया गया, यानी कांग्रेस के टिकट पर वो उम्मीदवार भी हैं, चुनाव भी लड़ रहे हैं। तो ऐसे में इस मुद्दे को बीजेपी ने बहुत बड़े स्तर पर पूरे राजस्थान में उठाया है कि देखिए, एक तरफ बीजेपी है जो चाहती है कि महिला के लिए राजस्थान सुरक्षित हो, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की सोच दर्शाता है कि एक ऐसा शर्मनाक बयान जो नेता देता है उसे मंत्रिमंडल में बनाए रखा जाता है, उसे टिकट भी दिया जाता है। और उसके हम जानते हैं कि तमाम ऐसी घटनाएं हुई जिसमें आरोप लगे कि राजस्थान की सरकार ने ठीक से उस पर गंभीरता से संज्ञान नहीं लिया, आरोपियों पर कार्रवाई नहीं की। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा हम राजस्थान में बनता हुआ देख रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था का जो मुद्दा है वो बहुत एक तरह से कहें बड़े स्तर पर ये उठता हुआ दिख रहा है। दूसरी बात यह
हाल के 2-3 दिनों में देखें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से अपनी चुनावी जनसभाओं में इस बात को उठाया है कि पेट्रोल राजस्थान में 10 से 12 रुपये प्रति लीटर ज्यादा मिलता है, कीमत पर मिलता है पड़ोसी राज्यों के मुकाबले, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो। तब से हम देख रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय है कि आखिर कांग्रेस जो लगातार केंद्र सरकार से कहती रहती है कि महंगाई से राहत दिलाने के लिए कदम उठाने चाहिए, जब केंद्र सरकार ने तमाम कदम उठाए, बीजेपी शासित राज्यों ने कदम उठाए, पेट्रोल डीजल पर वैट कम किए, तब राजस्थान ने और कांग्रेस शासित राज्यों ने वो कदम क्यों नहीं उठाए? और यही वजह है कि यहाँ पर 11 रुपये तक पेट्रोल महंगा मिलता है और बीजेपी ये कह रही है कि अगर उसकी सरकार बनती है, भाजपा राज्य में सत्ता में आती है, तो इस पेट्रोल की कीमतों की समीक्षा होगी। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा हम बनता दिखाई दे रहे हैं। इसलिए भी इस पर हमने देखा कि अशोक गहलोत की प्रतिक्रिया आई, उन्होंने एक सफाई देने की कोशिश की कि राजस्व की जरूरत होती है, या फिर जो तमाम उन्होंने एक तरह से अपना सफाई में बातें कही। तो ये एक ऐसा मुद्दा है जो काफी चर्चा का विषय बनता हुआ नजर आ रहा है। तीसरी बात यह है कि विकास को लेकर हम देखते हैं कि बीजेपी एक तरह से दो तस्वीर सामने रख रही है, जनता को बता रही है कि देखिए, एक तरफ केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं, एक तरफ कोरोना के दौरान गरीबों के भूख की चिंता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया, 5 साल उसे और आगे बढ़ाने की बात है। तो दूसरी तरफ राजस्थान सरकार ने क्या किया है, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, पेपर लीक का मामला है, लाल लॉयल्टी का मामला है, करप्शन का मामला है, और तमाम योजनाओं में उतनी गंभीरता नहीं दिखाई है राजस्थान सरकार ने जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, लिहाजा राजस्थान में उतना उसका लाभ नहीं मिल पाया है। तो ये एक तुलनात्मक जो तस्वीर भारतीय जनता पार्टी के नेता रख रहे हैं, वो उस पर भी हम देख रहे हैं कि रिस्पॉन्स भी कांग्रेस की तरफ से कई बार दिखाई देता है। तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि राजस्थान सरकार के दावे बनाम जो बीजेपी और केंद्र सरकार के दावे हैं, वो भी एक तरह से देखें कि बहुत एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और क्योंकि आप देखें, कोटा में चुनावी जनसभा हुई और कोटा देश भर में कोचिंग के एक बड़े केंद्र के तौर पर उभरा है, युवा वहाँ पर तैयारी के लिए आते हैं, और कुछ जो राजस्थान की तमाम परीक्षाओं में जो पेपर लीक का मुद्दा है, वो बहुत एक तरफ से देखें चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी की तरफ से छाया हुआ है कि राजस्थान की सरकार भविष्य के साथ, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करती है। तो ये एक मुद्दा बनाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से है। कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो उन्होंने कुछ गारंटियां दी हैं, आज उनका घोषणा पत्र आया है, उससे पहले भी कई गारंटी चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस के जो आला नेता राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो या अशोक गहलोत हो, ये उस पर बहुत चर्चा करते रहते हैं। जो घोषणा पत्र उनका आया, सवाल ये उठता है कि घोषणा पत्र में तमाम वो बातें हैं, तो पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस पार्टी ने उन्हें क्यों पूरा नहीं किया? ये सवाल बीजेपी उठाती है कि आप सत्ता में थे, आपने उन पर क्या किया, चाहे वो नई नौकरियां सृजित करने की बात हो, सरकारी नौकरी देने की बात हो, या फिर तमाम जो वादे घोषणा पत्र में कांग्रेस पार्टी ने किए हैं। तो इन मुद्दों पर हम देख रहे हैं कि काफी चर्चा हो रही है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लग रहे हैं, विकास के मामले में भी और तमाम अन्य मामलों में भी। लेकिन निश्चित तौर पर जिन मुद्दों को बीजेपी ने बहुत जोर शोर से पिछले 6 महीनों में राज्य में उठाया है, हम देख रहे हैं कि उन मुद्दों पर चर्चा हो रही है, लोग बात कर रहे हैं, और उन मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी को एक तरह से प्रतिक्रिया देनी पड़ रही है, कई बार रक्षात्मक रवैया अपनाना पड़ रहा है। बीते कई वर्षों में जो कांग्रेस पार्टी के बीच जो मतभेद था, अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट, हालांकि